जय हिंद दोस्तों, मैं संकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को ठेठ भाषा में उत्सर्जन के बारे में समझाते हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसा कि हम लोग देखते हैं क्या कि पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे हमारे शरीर में बनने वाले मूत्र की मात्रा यानी कि लगभग 1200 cc, 1.5 से 2 लीटर बनते हैं हमारे शरीर में प्रतिदिन। ठीक है, उसका हम लोग बार बार त्याग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से पूछा जाता है कि क्रम में सजाने के लिए उत्सर्जन तंत्र को क्रम में सजाने के लिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे फिर उस तरह से कि नेफ्रॉन के जो तंत्र है, नेफ्रॉन के जो सिस्टम है, ठीक है, उनको जो है क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। किडनी के कुछ कार्य पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, उत्सर्जन का जो मुख्य भाग है, मुख्य अंग है, वो है हमारा किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, किडनी के बारे में यहाँ से दोस्तों अच्छा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, खासकर एक जो सबसे चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पूछा था कि हम लोग के शरीर में खून का छन्नीकरण कौन करता है, मतलब फिल्ट्रेशन कौन करता है। तो खून का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी करता है, और जो प्यूरिफिकेशन है मतलब शुद्धिकरण वो फेफड़ा करता है। हम लोग देखेंगे बारी बारी से, हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि बात है यहाँ पर उत्सर्जन, पहले सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन मतलब समझेंगे। हम लोग के शरीर में दोस्तों, ठीक है, मानव शरीर, चाहे कोई भी शरीर लेते हैं दोस्तों, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे तो कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो। ठीक है, कोई भी शरीर हो। ठीक है, मतलब कि शरीर में बनने वाली अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों। तो शरीर में बनने वाली अपशिष्ट पदार्थ की बात करें दोस्तों, हम लोग के शरीर में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। हम लोग देखेंगे अपशिष्ट पदार्थों को भी देखेंगे, और अपशिष्ट जो पदार्थ को उत्सर्जित करने वाले अंग है उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ध्यान दें पर, तो हम लोग के शरीर में, ठीक है, हम लोग डेली अपने शरीर को क्या करते हैं, एक उपापचयी क्रिया से हम लोग क्या करते हैं, इसे बुझाते हैं। जिसे हम उपापचयी क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मेटाबॉलिक अपचयी क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, मतलब हम लोग के शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, मतलब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन कहा जाता है यहाँ पर। सिंपल भाषा में समझेंगे यहाँ पर, ठेठ भाषा में उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर है दोस्तों। ठीक है, हमारे शरीर में कई सारे उत्सर्जी अंग है, जो भी हम आगे दिखाएं कौन कौन से उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उस पर कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो हम लोग के शरीर में खखार, नेटा, ये सब जो हमारे शरीर में बनते हैं। साथ में हम लोग के शरीर में एक पेशाब का निर्माण होता है, जिसे त्यागना बहुत जरूरी है। नहीं त्यागें हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते बनते वो क्या होता है, एक तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है एक लाइफ प्रोसेस, जिसे हम लोग जैविक प्रक्रम कहते हैं, जैविक प्रक्रम का एक भाग है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन में क्या होता है कि हम लोग अपने शरीर से, उत्सर्जन में हम लोग अपने शरीर से क्या करते हैं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जी मतलब अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब देखें कैसे उत्सर्जी पदार्थ बने कैसे, तो हमारे शरीर में कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसे हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं। उपापचयी क्रिया दोस्तों, उपापचयी क्रिया के दौरान हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सुनेंगे यहाँ पर ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर एक बात में हम लोग यहाँ से याद करेंगे यहाँ पर अच्छे से कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, एक तरह का जैविक प्रक्रम का भाग है। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा कि जैविक प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं, तो पोषण, उसका परिवहन, उसका श्वसन। हम लोग अगले लास्ट चरण में दोस्तों जैविक प्रक्रम का सबसे अंतिम चरण दोस्तों उत्सर्जन। जैविक प्रक्रम का सबसे पहला हम लोग का जो चरण है वो था पोषण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं कि एक सुदृढ़ करके एनर्जी प्रदान करते हैं। अब वो शरीर, वो एनर्जी क्या होता है हमारे शरीर में एक कॉम्प्लेक्स में, मतलब जटिल रूप में क्या होता है कि स्टोर होते हैं। तब उसे क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले जाकर उसे क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जो खून है, ब्लड है, वो ब्लड क्या करते हैं, यही परिवहन करने, मतलब परिवहन के दौरान क्या होता है कि श्वसन क्रिया को यहाँ पर स्वरूप देता है। जैसा कि बात करें खून क्या करता है, यहाँ पर ब्लड की बात करें तो परिवहन क्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते थे। मतलब कि एनर्जी को तोड़ने के बाद, श्वसन क्रिया पूरी घटना करने के बाद परिवहन की क्रिया घटती दोस्तों। ठीक है, कि ऑक्सीजन लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर एक उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, जो कि हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे शरीर में पोषण, परिवहन,
और श्वसन क्रिया के दौरान जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बने दोस्तों, क्योंकि ये सब सारे जो है जो भी हम लोग जो कार्य किए पोषण, परिवहन और श्वसन, सब किस में आता है दोस्तों? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इसको उपापचयी क्रिया कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, उपापचयी क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो भी हम लोग के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालने, बाहर निकालने दोस्तों, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपशिष्ट पदार्थ बने कैसे? ठीक है, तो हम लोग में दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ बने कैसे? तो अपशिष्ट पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब उपापचयी क्रिया से हम लोग अपने डेली लाइफ में एक प्रक्रिया करते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग जीवन की प्रक्रिया, जैसे हम लोग जैविक प्रक्रिया करते हैं, उस जैविक प्रक्रिया में सबसे पहला पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन और उसके बाद दोस्तों उत्सर्जन आते हैं। ठीक है, इस जो पूरी क्रिया हुई दोस्तों उसे हम लोग उपापचयी क्रिया करते हैं। ठीक है, पोषण, श्वसन, परिवहन, जब जितनी भी क्रियाएं हुई उसे हम लोग उपापचयी क्रिया, जिसमें हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे अपशिष्ट पदार्थ मतलब कि एक तरह से बोलेंगे उसको हम लोग वेस्टिजन सब्सटेंस बोलेंगे, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, मतलब हमारे शरीर को हानि पहुंचाने के लिए रहते हैं। इसे बाहर निकालना, ठीक है, अति आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे, इसे बाहर निकालना दोस्तों अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसे नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इस निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग के बारे में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसका थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या कि अभी हम लोग बताए इस उत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों अपने उत्सर्जी अंग की बात करें। सबसे पहला हो गया हम लोग का त्वचा। ठीक है दोस्तों, त्वचा जिसको हम लोग स्किन कहते हैं, त्वचा जिसे हम लोग स्किन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जी अंग में सबसे पहला आता है क्या दोस्तों? त्वचा, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। इससे निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहला पसीना, पसीना, एक सीबम होता है दोस्तों, सीबम, सीबम, उसके बाद नमक। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझेंगे क्या कि हम लोग कहा जाता है क्या चीज कि हमारे हम लोग कभी यहाँ पर हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग त्वचा पर ध्यान न देकर हम लोग अभी उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जब हम लोग त्वचा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पर जानेंगे कि त्वचा मतलब कि किस तरह का ऑर्गन है, क्या क्या काम करता है। ठीक है, त्वचा के बारे में हम लोग एक अच्छे से क्लास करेंगे। यहाँ पर देखना है क्या कि त्वचा की बात करें यहाँ पर दोस्तों कि कहा जाता है कैसे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है दोस्तों वो है त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों कौन है? त्वचा। ठीक है, त्वचा जिसको हम लोग एक तरह का सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। त्वचा को हम लोग दोस्तों सेंसरी ऑर्गन, एक तरह का हम लोग बॉडी में क्या होता है दोस्तों 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, उसमें से एक है त्वचा। उसमें से कौन दोस्तों? त्वचा। त्वचा से क्या होता है कुछ उत्सर्जी अंग निकलते हैं, जिसका नाम सबसे पहले पसीना। ठीक है, हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होता है स्किनों पर, इसके कारण क्या होता है कि गर्मी के मौसम में हम लोग बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है अनबैलेंस होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा गर्मी लगने लगती है दोस्तों, हमारे शरीर से द्रव बाहर आते हैं, किस रूप में दोस्तों? पसीना के रूप में। ठीक है, एक देखते हैं यहाँ पर सीबम। जैसे दोस्तों हम लोग के कहीं पर शरीर में क्या होता है, शरीर के किसी भाग पर हम लोग चिपचिपा सा लगा है फेस पर दोस्तों। ठीक है, फेस पर हम लोग के अक्सर क्या होता है चिपचिपा सा पदार्थ क्या होता है जमा हो जाता है, जो क्या होता है कि एक तरह से उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जी अंग उत्सर्जी पदार्थ ही होता है, जो क्या होता है कि एक लिक्विड टाइप से हमारे स्किन पर आकर ऊपर जमा हो जाते हैं। तो खासकर हम लोग नाक पर देखते हैं दोस्तों, नाक पर क्या होता है हम लोग का चिपचिपा टाइप सा लगता है, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर हम लोग का बॉडी में कहीं पर अगर दोस्तों हम लोग के स्किन पर क्या होता है फेस पर अगर चिपचिपा सा दिख रहा है, समझना है तो क्या जी वो सीबम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नमक।
ठीक है। पसीना के साथ दोस्तों क्या होता है कि नमक निकलता है, पसीना के साथ हम लोग चाट कर देखेंगे तो क्या होता है कि इन लोग का जो स्किन है वो नमकीन थोड़ा सा रखता है। वो क्या निकलता है दोस्तों? नमक। मतलब पसीना के साथ दोस्तों क्या निकलता है? नमक। ठीक है। हम लोग सबसे पहला उपसर्जी अंग देखें स्किन, जिससे हम स्किन से क्या दोस्तों? पसीना, सीबम और नमक निकलता है। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट उत्सर्जी अंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर फेफड़ा, फेफड़ा जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। लंग्स दोस्तों, फेफड़ा की बात करें दोस्तों, तो फेफड़ा से क्या क्या निकलता है दोस्तों यहाँ पर? तो फेफड़ा फेफड़ा दोस्तों एक तरह का हम लोग का अंग है, मतलब कि सिंपल सा एक तरह का इसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, मतलब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं यहाँ पर, मतलब मेन श्वसन अंग है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है कि हम लोग फेफड़ा से क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब फेफड़ा का दोस्तों, फेफड़ा का बहुत ज्यादा यहाँ पर पावरफुल काम होता है कि किसी चीज को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर को खींचना। ठीक है। तो फेफड़ा फेफड़ा करता है क्या दोस्तों? तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कुछ बलगम, बलगम जिसे हम लोग बलगम ठेठ भाषा में दोस्तों बात करें तो खखार और नेटा, जो हम लोग के नाक में अंदर कुछ लिक्विड बनता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसको बाहर निकालना, मतलब की बात करें पर दोस्तों, हम लोग में शरीर में जो क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसका नाम है बलगम, जो खखार के रूप में जब लोग खखरता है तो क्या होता है कि वो बाहर निकलता है दोस्तों, वो मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकलता है, उसे हम लोग बलगम कहते हैं। ठीक है। फेफड़ा तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्लूकोज के टूटने के बाद दोस्तों एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट उत्सर्जी अंग की बात करें यहाँ पर, तो बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से दोस्तों एक अपशिष्ट, मतलब कि अपच अनपचा भोजन, अनपचा भोजन दोस्तों जिसे हम लोग काइल कहते हैं, अनपचा भोजन जिससे हम लोग क्या दोस्तों? काइल कहते हैं। ठीक है। हेड भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। काइल जिसको हम लोग लैट्रिन सिंपल भाषा में कहते हैं उसको। ठीक है। आम बोल चाल में इसको हम लोग लैट्रिन कहते हैं, इसको हम लोग काइल कहते हैं। ठीक है। बढ़िया, जिसका होता है कि अनपचा भोजन और काइल का निष्कासन करता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें हम लोग दोस्तों यकृत, यकृत दोस्तों जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। आप पूछा जाएगा दोस्तों यकृत और लीवर कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या करते हो, तो हम लोग हमारे जो पाचन तंत्र के जो वीडियो है उसमें जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग बड़ी आंत और यकृत के बारे में अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। वहाँ पर आपको यकृत के बारे में, लीवर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया पर दोस्तों। लीवर जो क्या है कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी तंत्र दोस्तों, मतलब सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। ठीक है। बात करें यहाँ पर हम लोग के शरीर में तीन तरह के मतलब कि अंग पाए जाते हैं। तीन तरह के दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि बात करें हम लोग के बॉडी में तीन तरह के दोस्तों ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सबसे पहला एंडोक्राइन ऑर्गन, ठीक है, एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि एंडोक्राइन ऑर्गन, एक्सोक्राइन ऑर्गन और उसके बाद मिक्स्ड ऑर्गन। ठीक है। तो हम लोग के बॉडी का एक सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ऑर्गन जो दोस्तों कौन है? लीवर, जो क्या करता है कि पीत रस का श्रवण करता है। ठीक है। पीत रस का श्रवण करता है और ये क्या करता है कि किसका मतलब ये किस तरह के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करता है दोस्तों? तो ये क्या करता है यहाँ पर कि ये अमोनिया, अमोनिया जिसका फॉर्मूला दोस्तों अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं, अमोनिया और यूरिया, अमोनिया को दोस्तों यह यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को या यूरिया में परिवर्तित करता है दोस्तों। ठीक है। लीवर क्या करता है दोस्तों? अमोनिया, हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है उसे यूरिया में परिवर्तित करता है, और ये यूरिया दोस्तों किसको देता है? किडनी को। क्योंकि हम लोग आगे देखें यहाँ पर किस जो मुख्य हम लोग का उत्सर्जी अंग दोस्तों, जो वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं, किडनी। ठीक है। ठीक है। ये मुख्य उत्सर्जी अंग दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो किडनी की बात करें दोस्तों, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है जिसे हम लोग किडनी वृक्क कहते हैं। ये क्या करता है कि ये यूरिन जिसको हम लोग यूरिया भी कहते हैं दोस्तों, यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है। हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर, तो उत्सर्जी अंग में सबसे पहले त्वचा दोस्तों, जो पसीना, सीबम और नमक, जो कि अभी हम आप लोग को बता दें कि सीबम क्या होता है, नमक का कैसे उत्सर्जन होता है। उसके बाद फेफड़ा दोस्तों, फेफड़ा क्या करता है? CO2 और बलगम का उत्सर्जन करता है। उसके बाद बड़ी आंत, जो कि अनपचा भोजन जिसको हम लोग काइल कहते हैं। ठीक है। ठेठ भाषा में उसको लैट्रिन भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो यकृत
जिसे हम लोग लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर यूरिया जो दोस्तों ये किडनी को देता है। ये किडनी क्या करता है, पेशाब के रूप में, ठीक है दोस्तों, पेशाब के साथ इसको बाहर कर देता है, पेशाब के साथ। जैसे हम लोग यूरिन, इसको हम लोग पेशाब बोलते हैं दोस्तों, पेशाब के साथ इसको क्या करता है, बाहर निष्कासित करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यूरिया मिला होता है। हम लोग बात करें दोस्तों, कहा जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला दोस्तों एक बात करें तो NH2CONH2। यूरिया की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, NH2CONH2। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूरिया का फॉर्मूला। उस पर पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों कितना, 46%। नाइट्रोजन कितना, 46%। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको उतारेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ उत्सर्जी पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। मतलब 3 कहा जाता है यहाँ पर कि कुछ उत्सर्जी पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, तो एक होता है यहाँ पर जैसे की बात करें पादप और जिसको पौधा भी बोलते हैं, पादप के पौधा। हम लोग वर्गीकरण करें दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों को, तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों पादप, जिसको पौधा बोलेंगे। पूछा जाता है ये किस तरह के उत्सर्जी अंग को क्या करता है, बाहर निकालता है, जिसको हम लोग लसा कहते हैं, लसा या गोंद, लसा या गोंद। इस रूप में लसा या गोंद के रूप में दोस्तों, लसा या गोंद के रूप में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, पौधा यानी कि नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो यूरिया टेली, ठीक है। ये क्या करता है, खासकर खासकर किसका दोस्तों, यूरिया का दोस्तों, ये किस यूरिया का निष्कासन खासकर ये इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं दोस्तों, तो यूरिया टेली में खासकर जो हम लोग स्तनधारी पशु हो गए, स्तनधारी और पशु दोस्तों, जो क्या करते हैं कि स्तनधारी में दोस्तों मेल फीमेल सब कुछ जानवर ये सभी चले आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो स्तनधारी जो क्या करते हैं, मैमल्स, जो क्या करते हैं यूरिया का निष्कासन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। स्तनधारी में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, तो स्तनधारी में सिर्फ फीमेल ही नहीं, मैमल्स नहीं आते दोस्तों, यहाँ पर बहुत यहाँ पर जानवर भी चले आते हैं। तो महिलाएं कहा जाता है कि स्तनधारी में सिर्फ महिलाएं आती नहीं, स्तनधारी में महिला पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। कहीं महिलाओं और पुरुष दोनों में स्तन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बात करें, एक अवस्था होती है जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं दोस्तों, वो 12 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, वो शुरू होता है। और क्या होता है कि 12 वर्ष की स्थिति के बाद क्या होता है कि पुरुष में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 12 वर्ष तक दो महिलाओं और पुरुष, मेल और फीमेल का जो स्तन होता है एक समान रहता है, ठीक है, किसी तरह कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष की उम्र के बाद जाते हैं दोस्तों, उसको वहां पर देखते क्या कि महिलाओं में क्या होता है कि एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण उनके स्तन में क्या होता है, विकास होती है। लेकिन पुरुषों के स्तन में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, जिसके कारण उसका जो स्तन है समान रूप से वैसे ही रहता है दोस्तों, ठीक है। यूरिया टेली में दोस्तों अगर पूछा जाए कि यूरिया टेली में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, स्तनधारी और पशु, जो किसका निष्कासन करते हैं, यूरिया का। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर मनुष्य दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य जो किसका निष्कासन कर रहा है दोस्तों, यूरिया का। अभी हम लोग ने देखा क्या, जैसे कि हम लोग की बात करें, ठीक है, हम लोग पेशाब के रूप में क्या करते हैं, पेशाब के साथ यूरिया का बाहर निष्कासन करते हैं। जो क्या करता है कि लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके देता है और उसे किडनी क्या करता है, बाहर निकालता है। अगर नहीं निकालता दोस्तों, अगर किडनी नहीं निकालता तो वापस यूरिया क्या होती है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अमोनिया दोस्तों सबसे खतरनाक एक यौगिक है, जो हमारे शरीर को चाहे किसी तरह का एक सब्सटेंस को क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। हम लोग आगे देखते हैं किस तरह का नुकसान करता है। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर यहाँ पर, तो एक होता है यूरिकोटेली, ठीक है दोस्तों। पूछा जाता है कि इसमें किसका निष्कासन करता है, तो यूरिक एसिड, जैसे कि हम लोग यूरिया को पेशाब के साथ यहाँ पर बाहर निकालते हैं, उसी तरह से यूरिक एसिड को भी पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। और कौन कौन से जानवर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो पक्षी और सरीसृप दोस्तों, यहाँ पर पक्षी यानी कि बर्ड्स, सरीसृप यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेप्टाइल्स, जिसको हम लोग रेंगने वाला जीव कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर
चौथा नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो एक होता है अमीनोटेरी। अमीनोटेरी अमीनोटेरी में खासकर दोस्तों अमोनिया का NH3 जिसको बोलते हैं दोस्तों, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इसको करने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं दोस्तों? अमोनियोटेरी खासकर यहाँ पर देखेंगे तो मछली और कीट, मछली और कीट की बात करें दोस्तों, ठीक है। इंसेक्ट जिसको बोलते हैं, सरीसृप जिसको एम्फीबियंस भी कहा जाता है दोस्तों, कीट यानी कि रेप्टाइल्स में इंसेक्ट भी चलाते हैं। अमीनोटेरी जो NH3 का निष्कासन करता है, मछली और कीट मिलकर, ठीक है। आगे देखेंगे एक होता है दोस्तों ग्वानोटेरी, एक देखेंगे दोस्तों ग्वानोटेरी, ठीक है दोस्तों। ग्वानोटेरी में दोस्तों किसका निकलता है? ग्वानिन का, ग्वानिन, ठीक है दोस्तों। ग्वानिन का उत्सर्जन करता है दोस्तों, खासकर इसमें एक कीट आता है जिसका नाम है मकड़ी। नाम क्या दोस्तों उसका? मकड़ी क्या करता है कि यहाँ पर अपने मतलब कि पेशाब के रूप में, पेशाब के साथ ग्वानिन का निष्कासन करता है, तो उसका एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पर उत्सर्जन में, तो उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी अंगों को क्या है यहाँ पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें हम लोग सबसे पहला बोलेंगे यहाँ पर दोस्तों पौधा जो है, पेड़ पौधा किसका निष्कासन करता है दोस्तों? तो लसा और गोंद के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यूरिया टेली जिसको मतलब कि यूरिया का निष्कासन किया जाता है दोस्तों पेशाब के साथ, जो खासकर कौन करते हैं? तो स्तनधारी, मनुष्य, पशु, ये सब, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग बताया यहाँ पर मेल और फीमेल, ठीक है। मनुष्य में पुरुष में मतलब पुरुष और महिला दोनों हो सकती है। यूरोकोटेली तो खासकर यूरिक एसिड का निष्कासन करता है, वो कौन कौन हो जाएगा? पक्षी और सरीसृप पर, तो बर्ड और एम्फीबियंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है अमीनोटेली, इसको अमोनिया कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर मछली और कीट है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्वानिन, जिसको हम लोग ग्वानिन भी कहते हैं, तो क्या कहेंगे दोस्तों? ग्वानिन, ठीक है दोस्तों। ग्वानिन का निष्कासन करता है, तो कौन है दोस्तों? एकमात्र जीव जिसका नाम है मकड़ी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर उतारेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम का है, उत्सर्जन तंत्र जिसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। मतलब कि यहाँ पर बात करें तो उत्सर्जी पदार्थों को जो मतलब जो अंग मिलकर बाहर निकालने में हेल्प करता है दोस्तों, उससे हम लोग उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। देखेंगे इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर बनाकर देखें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से एक पिक्चर बनाकर देखेंगे यहाँ पर, देखें दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? उत्सर्जी तंत्र दोस्तों। यहाँ पर इसको हम लोग किडनी कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पूरा उत्सर्जी तंत्र कहेंगे। इसमें 2 किडनी आते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? किडनी, जिसको ब्रिक कहते हैं, किडनी जिसको हम लोग ठेठ भाषा में एक ब्रिक भी कहते हैं, ब्रिक, ठीक दोस्तों। किडनी के जस्ट ऊपर दोनों किडनी दोस्तों हमारे बॉडी में, हम लोग को पेट के पीछे दोस्तों, ठीक है। पेट के पीछे क्या होता है कि एक सीम के बीच की तरह, दोस्तों बीच की तरह 2 यहाँ पर किडनी पाया जाता है, राइट पीठ, ठीक है। मतलब पेट के पीछे मतलब सिंपल सा देखें तो बैक के जो ऊपर होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बॉडी के पीछे दो क्या होता है कि 2 ऑर्गन पाए जाते हैं, एक सीम के बीच की तरह, इसको हम लोग किडनी कह रहे हैं। किडनी के जस्ट ऊपर दोस्तों एक ग्रंथि पाया जाता है, जिससे हम लोग एड्रीनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क
अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं दोस्तों। इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दो ठो एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग जब क्या बोलते हैं हार्मोन के बारे पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, समन्वय और नियंत्रण, वहां पर हम लोग अधिवृक्क के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि किडनी के बीचों बीच में दो तरह के क्या होता है कि रड टाइप का एक पाइप होता है। ठीक है, इसमें एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। ब्लू वाले को दोस्तों यहाँ पर रेनल वेन कहता है दोस्तों, रेनल वेन। ठीक है दोस्तों, इसको सीरा बोलता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसको वृक्क सीरा कहेंगे। रेनल वेन इसको वृक्क सीरा कहता है दोस्तों। और इधर बात करें पर इसको वृक्क सीरा, देख सकते हैं यहाँ पर उसको वृक्क सीरा समझने के लिए। ठीक है, वृक्क सीरा या वृक्क महासीरा भी कहेंगे। ठीक, रेड वाले जो कक्षा है उसको बोलेंगे हम लोग रेनल आर्टरी। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग वृक्क धमनी कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों वृक्क धमनी कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग ने पिछले वाले क्लास में जब हम लोग परिवहन पढ़ रहे थे हार्ट में, हम लोग देखे दोस्तों कि सीरा और धमनी के बारे में। दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हम लोग उत्सर्जन तंत्र देख रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र की बात करें, इस तरह से हम लोग पिक्चर बनाए दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र में दो किडनी होता है दोस्तों। ठीक है, एक किडनी मतलब क्या होता है कि हम लोग शरीर में एक किडनी एक बड़ा छोटा भी होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर क्या होता है कि एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। दो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, मतलब दोनों किडनी के ऊपर में क्या होता है एक छोटे से ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, किडनी के बीचों बीच में दो तरह के रॉड शेप में एक पाइप पाया जाता है, एक में ब्लू ब्लड, एक में रेड टाइप। रेड में मतलब कि एक तरह का ब्लू कलर का, एक रेड कलर का रहता है दोस्तों। पिक्चर में कहीं पर दिखाया गया, यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते, सिर्फ लिख दिया ब्लू और रेड। ब्लू वाले हिस्से को हम लोग रेनल वेन यानी कि वृक्क सीरा कहते हैं। ठीक है, और रेड वाले पाइप को हम लोग वृक्क धमनी, जिसको हम लोग रेनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग दोस्तों यूरेटर डक्ट कहते हैं दोस्तों। यूरेटर डक्ट मतलब इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी। यूरेटर डक्ट जिसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहेंगे दोस्तों। इसे हम लोग ब्लैडर यानी कि मूत्राशय कहेंगे, जहाँ पर मूत्र का संचयन होता है, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर दोस्तों, जिसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक यूरेथ्रा, जिससे क्या होता है कि हम लोग यूरिन का त्याग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको यूरेथ्रा कहेंगे, यूरेथ्रा। ठीक है, इसे हम लोग मूत्र द्वार कहते हैं, दोस्तों, मूत्र द्वार कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर तो किडनी के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग जिसको बीच वाला हिस्सा कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मेडुला। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि किडनी के आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, और किडनी के बाहरी भाग को दोस्तों इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो किडनी के चारों ओर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग प्रीटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी की झिल्ली को दोस्तों, किडनी के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को दोस्तों, झिल्ली की बात करें, झिल्ली जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, झिल्ली जिसे किसका बना होता है, प्रीटोनियम दोस्तों, प्रीटोनियम याद करें दोस्तों, प्रीटोनियम। ठीक है दोस्तों, नाम थोड़ा सा अलग है, इसको याद करेंगे थोड़ा सा। प्रीटोनियम किडनी के जो चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली है दोस्तों, इसे हम लोग प्रीटोनियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्सर्जित तंत्र देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, उत्सर्जित तंत्र, इसमें जिसका मुख्य अंग कौन है दोस्तों, किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। किडनी को दोस्तों हम लोग वृक्क भी कहते हैं दोस्तों, किडनी को वृक्क भी कहेंगे। ठीक है, किडनी हम लोग के शरीर में शरीर के पीछे जो पेट के बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर दो ठो किडनी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जो सील के बीच के आकार की होती है। ठीक है, उसमें जस्ट ऊपर क्या होता है, एक ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, दोस्तों। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर, तो हम लोग का जो किडनी होता है दोस्तों, किडनी के बीचों बीच में दो पाइप होता है दोस्तों, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, यहाँ पर देखें दो पाइप, जिसमें क्या होता है, एक ब्लू ब्लड प्रवाहित होता है, एक रेड ब्लड प्रवाहित होता है दोस्तों। ठीक है, ब्लू ब्लड पाइप को
ठीक है दोस्तों, मतलब कि ब्लू ब्लड वाले पाइप को दोस्तों हम लोग रेनल धमनी कहते हैं, और रेड ब्लड वाले पाइप को हम लोग रेनल आर्टरी, जिसे हम लोग ब्रिक धमनी यानी इधर ब्रिक सिरा कहते हैं दोस्तों, महासिरा या महाधमनी भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग को देखें दोस्तों, तो किडनी के आंतरिक भाग इसमें क्या होता है कि दो तरह के मेम्ब्रेन पाया जाता है, दो तरह के चैम्बर पाया जाता है, एक को मेडुला कहते हैं, दूसरे को कॉर्टेक्स कहते हैं। यह आंतरिक भाग है दोस्तों, इसको इंटरनल कहेंगे, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल पार्ट, ये है एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे हम लोग, तो आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, किडनी से क्या होता है, दो तरह के पाइप निकल कर आते हैं, जो कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो जाकर जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग यूरेटर डक्ट, जिसको हम लोग मूत्र वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, एक जलाशय होता है, मतलब एक संचय रूप में एक ब्लैडर टाइप में, जहाँ पर मूत्र का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो पेशाब का यहाँ पर जमा होता है, जहाँ पेशाब का जमा होता है उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। कहा था दोस्तों कि एक दिन में, ठीक है दोस्तों, एक दिन में बात करें तो पर डे 1.5 से 2 लीटर दोस्तों, 1.5 से 2 लीटर पेशाब का निर्माण करता है दोस्तों। वो कौन करता है दोस्तों, किडनी करता है, 1.5 से 2 लीटर, जिसे हम लोग 1200 सीसी भी कहते हैं। अक्सर एक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि हमारे शरीर में बनने वाले पेशाब की मात्रा दोस्तों कितनी होती है, 1200 सीसी या फिर 1.5 से 2 लीटर भी कर सकते हैं। इसका संचयन कहाँ होता है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या होता है कि एक समय पर जब ये बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे त्यागना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि पेशाब में दोस्तों यूरिन पाया जाती है, सॉरी पेशाब में यूरिन पाया दोस्तों, यूरिन जो क्या होता है कि अगर पेशाब को नहीं त्यागते हैं, यूरिन क्या होता है वापस अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, जिसे हम लोग यूरेथ्रा, जिसको मूत्र द्वार कहते हैं। यहीं पर दोस्तों एक बल्ब पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग स्फिंक्टर बल्ब कहते हैं, स्फिंक्टर बल्ब कहेंगे, स्फिंक्टर बल्ब कहते हैं दोस्तों। हम लोग देखेंगे स्फिंक्टर बल्ब के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे अगर उतारना है उतारेंगे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो किडनी के आंतरिक भाग को दोस्तों, किडनी के सबसे पहला आंतरिक भाग दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों किडनी में। ठीक है दोस्तों, किडनी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह के दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से किडनी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जिसको आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। आंतरिक भाग को दोस्तों मेडुला कहा जाता है। ठीक है, और बाहरी भाग को दोस्तों कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। यहाँ पर दोस्तों एक जगह पाया जाता है, इसको हम लोग रेनल हाइलम कहते हैं, रेनल हाइलम। ठीक दोस्तों, रेनल हाइलम का है, रेनल हाइलम दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अमोनिया यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। किडनी में सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ पाया जाता है, तो रेनल हाइलम में। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यह अमोनिया यूरिन में कन्वर्ट होकर शरीर से इसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, रेनल हाइलम। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किडनी के और आंतरिक भाग को जानेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ गुच्छा टाइप में इस तरह से पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अंग्रेजी टर्म याद करें दोस्तों, हिंदी टर्म बहुत यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, इस वाले भाग को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ब्रिक पाए जाते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिक पाया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि यहाँ पर खून को छानने का काम करते हैं। जब यहाँ पर सर पहले यहाँ पर कुछ इंटर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर से इस तरह से इंटर करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इसमें अटैच करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरीओल कहेंगे दोस्तों, एफरेंट आर्टरीओल कहते हैं। तो क्या होता है कि जब खून क्या होता है, मतलब ब्लड क्या होती है, जब इसमें जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इस वुमेन कैप्सूल में, इसको हम लोग वुमेन कैप्सूल कहेंगे, इसे हम लोग दोस्तों वुमेन कैप्सूल कहते हैं, वुमेन कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, जब इसका चरण देखेंगे तो सबसे पहले खून क्या होता है, पहले चरण एफरेंट आर्टरीओल के द्वारा क्या होता है कि वुमेन कैप्सूल में जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या चाहिए, इसका काम निस्पंदन करना। ठीक है, पहला निस्पंदन करना, निस्पंदन मतलब कि
कोई चीज को छान देना, मतलब अति अति आवश्यक छाना दोस्तों। निस्पंदन, निस्पंदन करने का मतलब किसी चीज को मतलब कि अति से ज्यादा अत्यंत छान देना, ठीक है, अत्यंत छानना उसको हम लोग निस्पंदन करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी मतलब कि आवश्यक चीज है, प्रोटीन, ये सब सबको क्या करता है, छानने का काम करता है। उसमें क्या तो दोस्तों खून जो है जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि प्योर ब्लड को दोस्तों, प्योर ब्लड को यहाँ पर से क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से क्या होता है प्योर ब्लड क्या होता है कि वापस शरीर में भेज जाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं इफरेंट, इसको दोस्तों इफरेंट, इफरेंट आर्टियोल कहते हैं, डिफरेंट दोस्तों आर्टियोल का है। उसके बाद जो क्या होता है कि प्योर प्योर ब्लड जाने के बाद दोस्तों, प्योर ब्लड यहाँ से चल जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है एक वुमेन कैप्सूल क्या करता है यहाँ पर चौथे चरण में, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ दूसरे चरण में दोस्तों, यहाँ तीसरा चरण, यहाँ देखेंगे चौथा चरण दोस्तों। चौथा चरण में वुमेन कैप्सूल क्या करता है, देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो जिसको नहीं भी छाना जाता है उसको भी क्या करता है, छान देता है। छानने के बाद क्या करता है, जो प्रोटीन ये सब चीज आते हैं उसको क्या करता है दोस्तों, वुमेन कैप्सूल अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्या बात, किडनी का एक और काम है दोस्तों, पहला तो हम लोग देखेंगे क्या देखते चलेंगे। किडनी का सबसे पहला काम करता है दोस्तों, तो रक्त का शुद्धिकरण करना, जो हम लोग सबसे पहले हम लोग बताए थे। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालो, दो कार्य। तीसरा कार्य यहाँ से देखें दोस्तों कि जो मतलब कि आवश्यक चीज है उसको पुनः अवशोषित करना, मतलब किडनी का काम कैसे है दोस्तों, इसका वुमेन कैप्सूल का किडनी में पाया जाता है, इसको बोलते हैं पुनः अवशोषित करना, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, ठीक है दोस्तों, पुनः अवशोषण करना, ठीक है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से इस वाले पार्ट को इसको हम लोग डी सीट, इसको हम लोग पी सीटी कहते हैं, पीसीटी दोस्तों, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस। नेक्स्ट यहाँ इसको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भाग है, इसको लूप ऑफ हेलेना कहते हैं, लूप ऑफ हेलेना, लूप ऑफ हेलेना, इस वाले भाग को हम लोग डीसीटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड, ठीक है, ट्यूबुलस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद करेंगे यहाँ पर से। नेक्स्ट यहाँ से क्या होता है कि इस वाले भाग में जब वाटर चलाते हैं, मतलब कि लिक्विड चलाते हैं, इसको हम लोग यूरेटर डक्ट कहते हैं, यूरेटर डक्ट कहेंगे दोस्तों, यूरेटर डक्ट। फिर देखेंगे हम लोग चरण में चरण, यहाँ से याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किडनी के आंतरिक भाग में तो क्या होता है कि किडनी का अंदर की हम लोग बात करें तो आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इस वाले जगह को हम लोग रेनल हाइलम कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अमोनिया यहीं पर पाई जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ पाया जाता है, तो रेनल हाइलम में सबसे ज्यादा अमोनिया, सबसे ज्यादा अमोनिया दोस्तों कहाँ पाया जाता है, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम। आगे देखेंगे यहाँ पर तो किडनी के मतलब किडनी इसको ब्रिक कहेंगे दोस्तों, ठीक है। कहा जाता है कि किडनी की बात करें यहाँ पर तो किडनी जो है किससे बना होता है, तो छोटे छोटे नेफ्रॉन से। हम लोग यहाँ पर नेफ्रॉन देख रहे हैं, किडनी का आंतरिक भाग जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से क्या दोस्तों नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, जिसके द्वारा क्या होता है कि अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त दोस्तों, अशुद्ध रक्त की बात करें एफरेंट, इस वाले पाइप से क्या होता है कि वुमेन कैप्सूल के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है इसमें क्या होता है शुद्ध होने के लिए आते हैं। उसके बाद शुद्ध रक्त क्या होता है, इफरेंट के द्वारा क्या होता है कि पूरे बॉडी में फैल जाता है, इसे बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, शुद्ध रक्त। यहाँ से दोस्तों शुद्ध रक्त, ठीक है दोस्तों, समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्पेस नहीं यहाँ पर, तो शुद्ध रक्त। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करता है, इसको इसका काम है निस्पंदन करना, क्या है दोस्तों, निस्पंदन करना। निस्पंदन करने का मतलब यहाँ पर कि जो भी मतलब कि अति आवश्यक चीज भी जो है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ब्लड को छानते दोस्तों, यूरिन को बाहर निकाल ही देता है, ठीक है, ब्लड से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, प्रोटीन, अमोनिया, ये सब जो अमीनो एसिड चीज है, इसको भी क्या करता है, छान देता है। छानने के बाद कहाँ जाता है दोस्तों, वुमेन कैप्सूल में। वुमेन कैप्सूल देखता है कि जिसको नहीं भी छानना चाहता उसको भी छान दिया, ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल क्या करता है, यहाँ पर जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज का उसको अपने आप में अवशोषित कर लेता है। मतलब ऐसा पता चला कि वुमेन कैप्सूल क्या करता है, पुनः अवशोषण करने का कार्य करता है। उसके बाद पीसीटी में चला जाता है दोस्तों, पीसीटी क्या करता है, कुछ अवशोषित करने का काम करता है दोस्तों। पीसीटी क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट जो बचा वो कुछ जो भी चीज है, इसको प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, और कुछ 70 से 80% वाटर, इसको भी क्या करता है, ये अवशोषित करता है दोस्तों, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों, अरे 70 से 80% H2O को भी क्या करता है दोस्तों, आप अपने में अवशोषित कर लेता है। लूप ऑफ हेलेना दोस्तों, इसको क्या करता है, इस रास्ते से डीसीटी में जाता है। डीसीटी में क्या होता है कि यहाँ भी जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है दोस्तों,
जल का अवशोषण होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो क्या होता है पेशाब के द्वारा यूरेटर डक्ट में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा द्वारा उसे त्याग देता है। यूरेथ्रा में दोस्तों क्या होता है कि एक बल्ब पाया जाता है जिसे हम लोग स्फिंक्टर बल्ब कहते हैं। हम लोग इसको देखें, इसको आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग स्फिंक्टर बल्ब के बारे में जानेंगे। स्फिंक्टर बल्ब, स्फिंक्टर बल्ब, ठीक है दोस्तों, इसको 3 स्टेज में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बच्चा में, बच्चा यानी कि चाइल्ड। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो युवा को यंग एज कहेंगे दोस्तों, यंग एज। उसके बाद यहाँ वृद्ध अवस्था, इसको हम लोग ओल्ड एज कहेंगे, ओल्ड एज दोस्तों। ठीक है, यंग एज। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों स्फिंक्टर बल्ब। स्फिंक्टर बल्ब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग को पेशाब लगते हैं दोस्तों, तो पेशाब को मतलब कि कंट्रोल करना, ठीक है दोस्तों, मतलब नियंत्रित करना, ताकि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद यहाँ पर त्यागेंगे दोस्तों। यूरिन को त्यागने में मतलब कि समर्थ रहना। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे कि जो बच्चे में दोस्तों स्फिंक्टर बल्ब का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें विकास नहीं होता, बच्चा में स्फिंक्टर बल्ब का विकास नहीं होता है। युवा में क्या होता है दोस्तों, अगर युवा में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, अगर युवा क्या होता है कि खासकर युवा में क्या होता है स्फिंक्टर बल्ब अच्छे होता है। अगर क्या होता है, अगर वो क्या करते हैं कि मूत्र को मतलब कि कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है, तो उसमें कहा जाता है कि इसका जो है मतलब कि डेवलप नहीं होता, मतलब डेवलप हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या दोस्तों खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है खराब हो जाता है। ठीक है, वृद्ध अवस्था की देखें, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है, स्फिंक्टर बल्ब क्या होता है कमजोर पड़ जाता है दोस्तों। तो देखते हैं कि कोई वृद्ध अवस्था है, बूढ़े अवस्था में कोई जो बूढ़ा बुजुर्ग होते होंगे, रात को सोते होंगे, तो क्या होता है कि वो सपना देखते हैं कि क्या करते हैं कि पैंट में क्या करते हैं पेशाब को त्याग देते हैं। ठीक है, यूरिन को त्याग देते हैं, मतलब इससे कहा जाता है कि वो स्फिंक्टर बल्ब पर उनका मतलब मूत्र पर नियंत्रण नहीं था। ठीक है, यूरेथ्रा पर नियंत्रण नहीं था, और क्या होता है कि उनका स्फिंक्टर बल्ब क्या होता है वृद्ध आते आते क्या होता है खराब हो जाता है, वृद्ध आते हैं दोस्तों खराब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर युवा अवस्था की बात करें दोस्तों, अगर युवा अवस्था में क्या होता है कि खासकर बच्चे तो क्या करता है कि मूत्र को त्याग देता है। ठीक है, पेशाब पेशाब करता है दोस्तों चाइल्ड अवस्था में, क्योंकि उसमें विकास नहीं हो पाता है। युवा अवस्था में अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो उसे डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा क्या होता है कि जब 12-13 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि रात को पैंट में पेशाब कर देते हैं। मतलब कि वो ऐसा बात नहीं है कि उसमें खराबी है कि उसमें कंट्रोल नहीं हो पाया दोस्तों। कंट्रोल नहीं मतलब उसमें धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे एक यंग एज में आता है दोस्तों, खासकर क्या करता है कि मूत्र को नियंत्रण करने में वो समर्थ हो जाता है। लेकिन कोई क्या करता है कि समर्थ नहीं पाता है, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें स्फिंक्टर बल्ब क्या होता है खराब जाता है। वृद्ध अवस्था में जाहिर सी बात है दोस्तों खराब हो ही जाता है दोस्तों। ठीक है, वृद्ध अवस्था में स्फिंक्टर बल्ब क्या होता है खराब हो जाता है। कंडीशन क्या है, तो धीरे धीरे क्या होता है डेवलपमेंट उसका खत्म हो जाता है, और ये क्या होता है देखते हैं कि हम लोग बूढ़ा अवस्था में जो भी मतलब बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो पैंट में पेशाब कर देते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है कि मूत्र का जल्दी ज्यादा रहता है, वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। हम लोग इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किडनी की बात करें दोस्तों। ठीक है, हम लोग किडनी देख रहे हैं दोस्तों, किडनी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो कहा जाता है किडनी क्या है, एक मुख्य किडनी क्या है दोस्तों, सबसे पहला किडनी की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग इसके ब्रिक भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, और गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, किडनी का जो अन्य नाम की बात करें, ठीक है, इसको ब्रिक और गुर्दा भी कहते हैं, ब्रिक और गुर्दा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ पर ब्रिक और गुर्दा के अलावा, तो इसका अन्य नाम, इसका देखिए यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है दोस्तों, मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है दोस्तों, मुख्य उत्सर्जी अंग है दोस्तों, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, कौन, किडनी, तो क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें आप दोस्तों, तो किडनी जो है हमारे, इसका आकार की बात करें, आकार इसका सेम के बीज के जैसा, सेम के बीज, एक हम लोग सब्जी खाते हैं दोस्तों सीम का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, उसमें एक बीज पाया जाता है, इसको हम लोग राजमा भी कहते हैं। ठीक है, सेम का बीज या फिर राजमा की तरह दोस्तों, राजमा के आकार की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग आकार कहते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो ये इसका स्थिति दोस्तों कहाँ स्थित होता है, तो हमारे पेट के पिछले हिस्सा में, पेट के पिछले हिस्सा में, पेट के पिछले हिस्सा में, पेट के पिछले हिस्सा में। देखें इसकी संख्या दोस्तों, ठीक है, इसकी संख्या दोस्तों बात करें यहाँ पर 2, संख्या 2, और इसका वजन की बात करें, ठीक है, वजन की बात करें 140 ग्राम,
लगभग 140 ग्राम, एक्यूरेट नहीं कर सकते दोस्तों, लगभग 140 ग्राम होता है। हम लोग इसे किडनी का कार्य देखेंगे दोस्तों, किडनी से संबंधित बीमारी भी देखेंगे और कुछ अन्य और बातें भी जानेंगे यहाँ पर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर। तो किडनी के कार्य की बात करें दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखिए किडनी का कार्य क्या है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है दोस्तों। अपशिष्ट पदार्थ खासकर यूरिया का दोस्तों, खासकर किसको, यूरिया का, ठीक है दोस्तों, खासकर यूरिया को क्या करता है, बाहर निकाल देता दोस्तों। दूसरा कहा जाता है कि जो मूत्र है दोस्तों, मूत्र का पीएच वैल्यू लगभग, मूत्र की बात करें इसका पीएच वैल्यू लगभग जो है दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं 4.8 से 8 होता है दोस्तों, 4.8 से, मतलब कि अम्ल और क्षार इसके बीच में होता है दोस्तों लगभग। अगर इसका बात करें यहाँ पर लगभग की बात करें, इसका जो पीएच वैल्यू 6 होता है दोस्तों, ठीक है। औसत लगभग औसत में बात करें दोस्तों, औसत इसका जो वजन उसका 6 होता है दोस्तों, पीएच वैल्यू दोस्तों औसत में 6 होता है, ठीक है। आगे की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखा गया कि मूत्र का पीएच वैल्यू और अम्ल क्षार, और यहाँ पर देखेंगे तो साल्टी भी होता है दोस्तों, क्योंकि बीच में साथ भी चले आते हैं, ठीक है। इसका जो प्रकृति होती है दोस्तों मूत्र का, ये अम्लीय और नमकीन, अम्लीय और नमकीन, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि किडनी क्या करता है कि पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, पीएच वैल्यू को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है, पीएच वैल्यू का नियंत्रण करना, पीएच वैल्यू का नियंत्रण करना, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर, तो अन्य कार्य देखें यहाँ पर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो किडनी क्या करता है कि पुनः अवशोषित करता है, पुनः अवशोषण दोस्तों, पुनः अवशोषण, किडनी का कार्य दोस्तों पुनः अवशोषण। और देखें यहाँ पर, तो फिल्ट्रेशन करना मतलब छननीकरण करना दोस्तों, ठीक है, छननीकरण करना दोस्तों, ठीक है। मतलब कि किडनी का अन्य कार्य दोस्तों तो पुनः अवशोषण और छननीकरण भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक और, तो इसका काम क्या है, बीपी कंट्रोल करना दोस्तों, बीपी को नियंत्रित करना, बीपी का नियंत्रण करना दोस्तों। और आगे देखेंगे यहाँ पर, तो किडनी के और भी अन्य कार्य दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक लास्ट है जिससे कि हम लोग बात करें दोस्तों कि क्या करता है कि जहर, मतलब किसी जहरीले चीज को, जहरीले पदार्थ को दोस्तों, जहरीले पदार्थ को क्या करता है, निष्क्रिय करता है, जहरीले पदार्थ को क्या करेगा दोस्तों, निष्क्रिय करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं, गलत मार देते हैं। कहा जाता है कैसे कि जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, तो लीवर क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, लीवर क्या करता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके किडनी को दे देता है, ठीक है। जैसे हम लोग कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है, ठीक है, उसका पोस्टमार्टम में क्या होता है कि पोस्टमार्टम में किस ऑर्गन का जांच पड़ताल किया जाता है, तो वह है लीवर। इसका दोस्तों लीवर का यहाँ पर जांच पड़ताल किया जाता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, आपस में अपने में क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है, और लीवर क्या होता है उस तरह से खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद जो भी अन्य अपशिष्ट पदार्थ बढ़ते हैं उसको क्या करता है, निष्क्रिय करके अपशिष्ट पदार्थ बढ़ता है उसको क्या करता है कि किडनी को जाता है, किडनी क्या करता है उसको निष्क्रिय करके बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि देखते हैं यहाँ पर कि अमोनिया क्या है, एक तरह का सबसे खराब पदार्थ दोस्तों हमारे शरीर में, जो क्या करता है यूरिया में परिवर्तित करके किडनी को देता है, और किडनी क्या करता है मूत्र के रास्ते, ठीक है, पेशाब के द्वारा इसको बाहर कर देता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि कहीं पर देखते हैं कि हम लोग दीवार पर लिखा रहता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, ठीक है, जानकर सब लोग क्या करते हैं वहीं पर पेशाब करने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर कि लगभग 1-2 साल तक वहाँ पर पेशाब करते रहेंगे उस दीवार पर, तो क्या करता है अमोनिया क्या करता है कि यूरिया क्या होता है, जब हम लोग पेशाब को त्यागते हैं, जब ताज़ा पेशाब रहता है तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करें यहाँ पर, जब ताज़ा पेशाब होते हैं तो उसमें यूरिया पाए जाते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, और वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा फैलता है दोस्तों, और किसी चीज़ को नष्ट करने में मदद करता है।
इसे देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति है, जब लोग क्या करते हैं, किसी दीवार पर लगातार 2-3 साल तक वहाँ पेशाब करते हैं, तो पेशाब क्या होता है कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है धीरे-धीरे, और बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, और धीरे-धीरे देखते हैं क्या, उस दीवार को खोखला कर देता है। तो दीवार को क्या करता है दोस्तों, खोखला करते चला जाता है, और वो दीवार आने वाले समय फिर गिर जाता है। हम लोग इसका कारण देखें दोस्तों, कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जिसको खासकर यूरिया को दोस्तों, ठीक है, मूत्र पीएच वैल्यू 4.8 से 8 होता है लगभग में, ठीक है। यहाँ पर लगभग अगर औसत की बात करें, यहाँ पर 6 होता है, मूत्र का पीएच वैल्यू औसत में 6 होता है दोस्तों। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि अम्लीय भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, और क्षारीय भी होते हैं। इससे क्या कर सकते हैं कि किडनी क्या करता है कि पीएच वैल्यू को नियंत्रित करने का कार्य करता है, पुनः अवशोषण भी करता है दोस्तों, और छानीकरण, अगर बोलेंगे दोस्तों प्यूरिफिकेशन की बात, प्यूरिफिकेशन दोस्तों फेफड़ा करता है, ठीक है, बीपी नियंत्रित करता है, और जहरीले पदार्थों को दोस्तों यहाँ पर निष्क्रिय करने का कार्य करता है। तो हम लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ किडनी के और कुछ बातों को देखेंगे।